हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आई होप आपने उस सब को नोट कर लिया होगा, जो भी कैटायंस अनायंस हैं, और उसको आप याद भी कर लीजिएगा। तो चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है चेंज से, कि चेंज क्या होता है ना। तो जब भी कभी किसी बच्चे से पूछते हैं चेंज क्या होता है, बोला सर वो फिजिकल केमिकल। मैंने पूछा चेंज क्या होता है, तो चेंज का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी चीज़ के इनिशियल और फाइनल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको हम चेंज बोलते हैं। तो मैंने वहाँ पर मेंशन कर रखा है द डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग इज नोन एज चेंज। अब चेंज दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, है ना। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, तो फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं जब किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस बदल जाए, कुछ नया ना बने। जैसे कि वाटर है, आपने उसको डाल दिया फ्रीजर में तो वो आइस बन गया। आइस भी तो H2O ही है, उसमें कुछ नया थोड़ा ना बन गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज बोलेंगे। आपने वाटर को गर्म किया, वो इवेपोरेट हो गया, वाटर वेपर बन गया, लेकिन वाटर वेपर या स्टीम जिसको हम बोलते हैं है तो वो भी H2O ही। तो वो तीनों H2O ही है, चाहे आप आइस को ले लो, चाहे वाटर को ले लो, चाहे आप वाटर वेपर को ले लो, कुछ नया नहीं बना, सिर्फ उसका अपीयरेंस बदल गया है। इसीलिए ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इवेपोरेशन, अभी वो इंक लीक कर गया था, डोंट वरी, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, etc। ठीक है, चलिए, लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि ये कैसे हो गया, बट इट्स अ लीकेज ऑफ इंक एक्चुअली। ठीक है, तो फिजिकल चेंज ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल चेंज के पास। तो केमिकल चेंज क्या होता है, तो ऐसा चेंज जिसमें कि इंटायरली उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल जाए, एक नई चीज़ बन के सामने आ जाए, इस तरीके के चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क टू कर्ड, दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन, ये सभी क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। अब यहाँ पर बच्चों के मन में पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता कि छोटे क्लासेस में या कहीं भी टीचर एक चीज़ चिपका देता है उसके साथ कि बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। आपने गौर किया होगा, मैंने इसके डेफिनेशन में कभी भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की चर्चा की ही नहीं, है ना, क्योंकि वो इससे इतना सा भी मिलता जुलता नहीं है। मैंने पहले ही वो बात हटा दी है ना। तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, जिसको वापस से लाया जा सके। इरिवर्सिबल वो होता है जिसको वापस से नहीं लाया जा सके, उसका फिजिकल और केमिकल से कोई संबंध नहीं है, यही सत्य है। अगर कोई इंसान आपको पढ़ा रहा है, मेरे स्टूडेंट ने भी कहा था कि उनके किसी टीचर ने बता दिया, तो मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा पढ़ लो फिर पढ़ाने आओ, है ना, पहले पढ़ लो फिर पढ़ाने आओ, ऐसे मुंह उठा के नहीं पढ़ाने आ जाते। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, मैंने बताया आपको, कुछ नया नहीं बने। हाँ, ये अलग बात है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, लेकिन ये डिफाइन में आप नहीं लिख सकते उसके। ठीक है, ऐसे मैं आपको कई केमिकल चेंजेस बता दूंगा जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जैसे N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप मिलाओगे, अमोनिया बनता है, वापस छोड़ो, वापस से बन जाएगा N2 और H2। तो कैसे आप कह सकते हो केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, तो वो फैक्टर ही अलग है। आप सिर्फ समझिए नया कुछ बने तो केमिकल, नहीं बने फिजिकल, काम खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, क्या बोलेंगे इसको, खाली जगह छोड़ा है मैंने आपके लिए, बताइए, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, उसका नाम क्या होगा, जो सब्सटेंस यहाँ पर रहेगा वो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, है ना। रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट्स। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है जिसमें कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वो रिएक्ट करता है क्या बनाने के लिए, नए सब्सटेंस को, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी पूरी तरीके से प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, ये हो गया। तो वही लिखा हुआ है, रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेज दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेज केमिकल चेंज करवाते हैं, खुद जिनका केमिकल चेंज होता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। और प्रोडक्ट क्या होता है, जो बन के मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस बन के आया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है C+O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगा, वो है रिएक्टेंट,
और जो बना CO2 उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता करेंगे आप। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पता करने के 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स का नाम याद होना चाहिए और इन 5 पॉइंट्स का एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए वन बाय वन। तो सबसे पहला इसमें है चेंज इन स्टेट। स्टेट अगर बदल जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ऐसे देखो, हो सकता है नहीं ये 5 हो, 5 में से कोई एक हो, 5 में से कोई 2 भी हो सकता है कई बार, लेकिन ये 5 इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर है चेंज इन स्टेट, तो H2 क्या होता है, इट इज़ इन गैसियस फॉर्म, तो नीचे G लिख देते हैं। कुछ बातें अभी सीखते जाओ, ठीक है। तो अगर स्टेट लिखना हो तो इसके नीचे G कर, ये भी क्या होता है, गैस होता है, बट H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। तो क्या देखेंगे इसमें हम लोग, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। तो H2 + O2 गिव्स H2O इज एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट। अब यहाँ एक बात आपके मन में आ सकता है, सर यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं किया। बेटा बैलेंसिंग कर लेंगे बाद में, अभी बैलेंसिंग का मास्टर तरीका सिखाने वाला हूँ मैं आज, है ना। तो बैलेंसिंग सिखाऊंगा आपको, तो उस टाइम बैलेंस कर लेना। अभी जो सीखते हो उसको सीखो अच्छे से। बैलेंस करना छोटा मोटा काम है, इसको यहाँ 2 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, बैलेंस हो गया, उस पर हेडेक मत लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज इन स्टेट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन कलर। अगर कलर में बदलाव आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तब भी आप कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। जैसे कि AgCl है, AgCl जो होता है, नोट कर लो, वाइट कलर का होता है। इस पूरे चैप्टर में आपको 8 या 10 कंपाउंड के कलर याद करने भैया, मैं एक साथ सब लिखा दूंगा, एक एक चीज़ लिखा के जाऊंगा, टेंशन मत लो। एक एक चीज़, बोर्ड का तुम्हारा पेपर हो, ये वीडियो लेक्चर चलाना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर है तो बताना हमको, हो ही नहीं सकता वैसे क्वेश्चन बाहर आए, एक भी रिकॉर्डिंग नहीं बेटा आज तक कभी भी। AgCl क्या होगा, वाइट कलर का होता है। सिल्वर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। और यहाँ क्लोरीन बाहर निकल गया, तो क्या देखा आपने, वाइट से ग्रे में चेंज हो गया। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, जब आप चैप्टर में एंटर करेंगे ना तो आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे इसके। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आयरन जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, रस्ट लगने के बाद ब्राउन हो जाता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट जो है ना वो वाइट कलर का होता है, उसके बाद वो PbO बन जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ऐसे कई कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल सिंपल सा आपको सिखाने के लिए दिया है। इस चैप्टर में जितने भी केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहे हैं, फिलहाल आप उसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले चैप्टर्स में इन सभी के फॉर्मेट आपको मिलेंगे जहाँ से आप इनको ईजिली याद कर सकते हैं। तो आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मेट ही आंसर ला के दे देगा। लेकिन इस चैप्टर के लिए फिलहाल आपको थोड़ा मोड़ा याद करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया चेंज इन कलर। अब आते हैं कहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस अगर बाहर निकल रहा है, तो भी ये एक सिंबल बन जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जिंक प्लस HCl। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि जिंक प्लस HCl क्या होता है, मेटल प्लस एसिड क्या होता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पता हो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही अगले चैप्टर में, ठीक है। तो जिंक प्लस HCl क्या होता है, ZnCl2 प्लस H2। अब ये ZnCl2 कैसे होगा, ये सब बताऊंगा। देखो कैसे, थोड़ा बता देता हूँ, चलो अभी फिलहाल यहाँ पर आपको कैटायंस एनायंस पकड़ना आना चाहिए। तो आपको पता है कि Cl जो है वो माइनस है और H क्या है, प्लस है, और ये भी क्या, प्लस है। तो प्लस का रिएक्शन किससे होगा, माइनस से होगा हमेशा। तो जिंक जो है वो Cl से मिलेगा। अब याद करो Zn और Cl का कौन सा कंपाउंड है, तो कैटायंस एनायंस में आपको दिखेगा कि Zn होता है +2, Cl होता है -1, क्रॉस करेंगे ZnCl2 होगा। गलती का 1% चांस नहीं है। अगर आपने पिछला पैटर्न देख लिया जो मैंने पढ़ाया आपको ना, कैटायंस एनायंस फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, उसको बिल्कुल पढ़िए, फिर ये पार्ट देखिएगा। ZnHCl क्या, ZnCl2 प्लस H2 हो गया। यहाँ पे H2 क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। जब भी कभी गैस इवॉल्व होता है तो हम उसके आगे एक एरो डाल देते हैं। चलो साथ साथ सिखा दिया मैंने, साथ साथ यहाँ क्या देखा मैंने, सिखाया आपको कि अगर कभी किसी एलिमेंट के नीचे या कंपाउंड के नीचे कहीं G लिखा हुआ, मतलब क्या, वो गैस है। L लिखा है मतलब क्या, कि वो लिक्विड है। S लिखा है मतलब सॉलिड है। AQ लिखा हुआ है, AQ मतलब एक्वस है, थोड़ा पानी उसमें है। खत्म, 4 सिंबल हो गए। अब यहाँ पे एरो ऊपर मतलब क्या होता है कि ये गैस बाहर निकल रहा है। एरो नीचे मतलब क्या हो जाएगा, आगे बताएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बताएंगे अभी तुरंत आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी टेम्परेचर में बदलाव भी केमिकल रिएक्शन की तरफ इशारा करता है। जैसे कि CH4 + O2, जब आप मीथेन को बर्न करोगे तो आपको CO2 H2O और हीट मिलता है। तो ये हीट मिला, ये क्या हुआ, उसके टेम्परेचर में बदलाव कर दिया ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये केमिकल रिएक्शन होने का
एक मतलब हिंट है कि हो सकता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे याद करेंगे सर? बहुत सिंपल है। जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी लिखाते हैं कि एनी हाइड्रोकार्बन बर्न विथ ऑक्सीजन गिव CO2H2O, तो वहाँ याद हो जाएगा आपको। मैंने कहा ना सब कुछ आपको याद हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को कि याद रह जाए आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी कभी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी जो है वो केमिकल रिएक्शन की तरफ ही इशारा करता है। जैसे कि पहले समझे कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट उस इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड भी होना चाहिए और इनसॉल्युबल भी होना चाहिए, जो बनता है कब? जब दो लिक्विड सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करे। जब दो लिक्विड सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करता है तब जो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, उस इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, है ना जी। तो लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये है सोडियम सल्फेट। अब यहाँ की मैंने बताया आपको एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होता है, AQ लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं? AQ। ये भी एक्वस होगा, दोनों एक्वस होता है। जैसे ही इसको मिलाते हैं तो ये जो है ये तो एक्वस ही रहेगा, ये तो पानी में मिला रहेगा टेस्ट ट्यूब में, और ये जो है वाइट कलर का PPT बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है ये। अभी तो आप बस इसको PPT को फॉर्म में देखिए और कुछ मत सोचिए इसके बारे में, आप कुछ मत सोचिए इसके बारे में। ये क्या है? वाइट कलर का PPT, वाइट होता है टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में जब आप इसको मिक्स करेंगे दोनों को तो ये वाइट कलर का PPT बन जाएगा, और यहाँ पे ये नीचे जैसे अब इनसॉल्युबल है तो क्या होगा? इनसॉल्युबल है तो वो नीचे जाके जम जाएगा, ऐसे नीचे आके गिरेगा। तो ये जो नीचे गिरता हुआ दिखता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट, है ना। पढ़ा होगा आपने, ज्योग्राफी में प्रेसिपिटेट पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो 5 तरीके हो गए। कौन कौन से हो गए? या तो चेंज इन स्टेट, या चेंज इन कलर, या एवोल्यूशन ऑफ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और सबका एक एक एग्जाम्पल बढ़िया आपको लिख के मिल गया। अब आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक इसमें है कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये केमिकल इक्वेशन में और केमिकल रिएक्शन का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि जब नॉर्मली इसको लिख दिया कहीं, वैसे मान लीजिए ये लिख दिया, अब यहाँ पर क्या है? आपको लिखता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, क्योंकि वर्ड्स में लिखा हुआ है ना। और जब उसका सिंबल में लिख देंगे, कार्बन के बदले C, ऑक्सीजन के बदले O2, कार्बन डाइऑक्साइड के बदले CO2, तो क्या बोल देंगे उसको हम लोग कि वो क्या है? वो केमिकल इक्वेशन बन गया। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। अब जब इसी में हम इसके सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे मैं हाइड्रोजन को क्या लिख लूँ? H2, फॉर ऑक्सीजन क्या लिख लूँ? O2, और क्या बन गया ये? H2O। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब एक और टॉपिक इसमें पढ़ाते हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि किसी सेंस का वो है कि क्यों पढ़ाते हैं, बट फिर भी यार है तो बता देता हूँ। वो है कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। तो ये बेसिक बात है कि आप जब भी कभी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो एरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे? रिएक्टेंट। एरो के राइट साइड में क्या लिखोगे? प्रोडक्ट। और एरो ये बताता है कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। आप किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। तो किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनके नीचे उनके स्टेट को मेंशन कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कलर चेंज हो रहा है उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई गैस बाहर निकल रहा है तो उसको अप एरो से, और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको डाउन एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम नोट करते हैं, फिर इसके आगे बात करेंगे।